हैं, प्रिया परमार हैं, पूजा जी हैं, उमेश कुमार भी हैं। चलो सबको गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से लाइव आइए, जल्दी से 1 से 2 मिनट में। मैंने शायद क्लास सही समय पर ही स्टार्ट की है। रवि शुक्ला बेटा गुड इवनिंग, चंचल शर्मा बेटा गुड इवनिंग, उमेश कुमार, रवि शुक्ला, सूरज तिवारी। रवि शुक्ला कितने कमेंट करते हो? चलो कैसे हो आप सब लोग? सज्जन कुमार जी गुड इवनिंग। देखिए कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, उसका रीजन ये था कि कल मेरे को बहुत ज्यादा कोल्ड हो रखा था, एकदम गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी, पूरा गला एकदम चौक पड़ा था बिल्कुल। फाइम अहमद आपका कमेंट बिल्कुल दिख रहा है बेटा, किसने कहा नहीं मिल नहीं दिख रहा? तो बस कल मेरे गले में बिल्कुल एकदम गले में एकदम बिल्कुल कोल्ड होके पूरा गला एकदम खराब पड़ा था, आवाज नहीं निकल रही थी। इसलिए मैंने कल सारा दिन गर्म पानी पिया और नमक के गार्गल्स करे और थोड़ी भाप वगैरह ली, तो आज थोड़ा सा आराम मिला है। चलो फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और अपने चैप्टर को जो ह्यूमन डिजीज पढ़ रहे थे उसको आगे बढ़ाते हैं। और कुछ एक लड़का क्या कह रहा है, क्वालिटी का ऑप्शन। अरे यार बस 2 दिन के अंदर क्वालिटी का ऑप्शन आ जाएगा। जो क्वालिटी की बात कर रहे हैं ना, 2 से 3 दिन के अंदर ऑप्शन आ जाएगा, बस बन गया है बैकएंड पे, वो एप्लीकेशन पे टेस्टिंग चल रही है, हमारी टीम काम कर रही है, तो क्वालिटी ऑप्शन 2 या 3 दिन में आ जाएगा, है ना। चलो मैम दिवाली की छुट्टियां कब से हैं? अच्छा राहुल जी को दिवाली की छुट्टियां जाननी है, तो बस आपकी देखो कल शनिवार है, कल आपकी क्लास मैं तो लूंगी, बाकी जैसी आपकी शेड्यूल के हिसाब से चलती हैं क्लासेस आपके बैच में वैसे चलती रहेंगी, तो मेरी तो क्लास कल होगी ही होगी। बाकी फिजिक्स की शायद शनिवार को सर नहीं लेते हैं, इसलिए फिजिक्स वगैरह ना हो, क्या पता, है ना। मेरा क्लास सारे बैचेज में रहेगा, चाहे वो कोई भी बैच हो। और उसके बाद मंडे को भी क्लास लगेगी, लेकिन ट्यूसडे से आपकी पूरा सप्ताह की छुट्टी रहेगी। मंगलवार से लेकर इतवार तक आपकी छुट्टी रहेगी, सोमवार से वापस कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन होगा, तो आपके क्लासेस रहेंगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि मंडे को क्लास लगेगी, लेकिन ट्यूसडे से आपकी पूरा सप्ताह की फिर आगे मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, ये आपकी 6 दिन की छुट्टियां होंगी। वापस मंडे से वापस क्लासेस फिर स्टार्ट होंगी। मुखर्जी नगर में तो छुट्टियां हो ही गई हैं, आज से ही सबका मतलब ऑलमोस्ट सबने अपना अपना इंस्टीट्यूट बंद कर दिया है, क्योंकि इस समय क्या होता है ना, बच्चे घर चले जाते हैं, क्योंकि दिवाली से 1-2 दिन पहले फिर उनको जो दूर से होते हैं बच्चे, उनको टिकट विकेट वैसे नहीं मिल पाती हैं, तो इधर तो पूरा एकदम छुट्टियों वाला माहौल चल रहा है, सबकी छुट्टियां हो भी गई हैं ऑलमोस्ट, है ना। तो लेकिन हम लोग कल भी रखेंगे और मंडे को भी क्लास रखेंगे, मैं कल भी लूंगी और मंडे को भी लूंगी। ट्यूसडे से क्लासेस आपकी ऑफ रहेंगी, छुट्टी रहेंगी, क्योंकि मंडे को शाम को मैं भी घर चली जाऊंगी। उसके बाद छठ पूजा की छुट्टी हो तो गई, कब की है छठ? छठ कब की है बेटा? हाँ हाँ, मैं डिजीज की ट्रिक एक साथ लिखवाऊंगी लास्ट में, बैक्टीरियल डिजीज, फंगल डिजीज, वायरल डिजीज, सबकी ट्रिक लास्ट में। पहले पढ़ लो डिटेल में, फिर अगर डिटेल में नहीं समझ में आता है तब ट्रिक्स पे चलेंगे हम, है ना। छठ 10 तारीख की है, तो 10 की छुट्टी, अभी तो टाइम है 10 की भी छुट्टी कर देंगे, क्या दिक्कत है, छठ की 1 दिन की छुट्टी बनती है ना। चलो तो 10 की छुट्टी कर देंगे, तुम चिंता नहीं करो, है ना। ऐसा थोड़ी आप लोगों के लिए छठ इतना बड़ा त्योहार है तो छुट्टी करनी चाहिए। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, लेकिन हमारा इंस्टीट्यूट ऐसा इंस्टीट्यूट में सबसे कम छुट्टियां होती है, हम छुट्टियां करते ही नहीं है, जहां तक कोशिश करते हैं ना तब तक वहां तक छुट्टियां करते ही नहीं है। नहीं तो हर इंस्टीट्यूट में पता नहीं कौन कौन सी जयंती की छुट्टियां होती है, उसकी छुट्टियां होती है, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट में सबसे कम छुट्टियां होती हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। हम ह्यूमन डिजीज, जो ट्रिक की बात करें ना बेटा, ट्रिक लिखवाऊंगी, सारी एक साथ याद करवाऊंगी ट्रिक से, है ना। ह्यूमन डिजीज पढ़ रहे थे हम, मानव रोग पढ़ रहे थे, ह्यूमन डिजीज पढ़ रहे थे, मानव रोग। और ह्यूमन डिजीज में हम कौन सी पढ़ रहे थे? तो बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज सबसे पहले हम पढ़ रहे थे, बैक्टीरियल डिजीज, जीवाणु जनित रोग। ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है जिसको मालूम ही ना हो कि क्या चल रहा है। पिछली क्लासेस देखी है ना, जितनी आपकी क्लासेस हुई हैं उतनी देखी है ना। अब बैक्टीरियल डिजीज में हमने सबसे, आप पहले देखते हैं कौन कौन सी पढ़ ली थी। देखो हमने टीबी पढ़ा था, हमने टाइफाइड पढ़ा था, बता देना जो नहीं पढ़ाया है वो पढ़ा दिया जाएगा। हमने डिप्थीरिया पढ़ा था, डिप्थीरिया भी पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था नेक्स्ट न्यूमोनिया, न्यूमोनिया पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था बेटा टिटनस,
टिटनस भी पढ़ लिया था, है ना। ये सारी बीमारी शायद मैंने बैक्टीरिया से होने वाली आपको पढ़ा दी थी, और कोलेरा भी पढ़ा था लास्ट, मुझे याद आ गया, कोलेरा हेजा भी पढ़ लिया था। अब आपकी बैक्टीरिया से होने वाली सिर्फ 2 बीमारी बची हैं। कौन कौन सी? एक तो प्लेग जो चूहे से फैलती है, और दूसरी लेप्रोसी जिसे हम कुष्ठ रोग भी कहते हैं। चलो तो वो दोनों फटाक से लिख लो, फिर आज हम वायरस डिजीज स्टार्ट करते हैं। कुछ वायरस के बारे में बात करेंगे, देन वायरस डिजीज स्टार्ट करेंगे। चलो फटाक से लिखो, नंबरिंग अपने आप कर लेना। लेप्रोसी जो भी नंबरिंग है आपका वो कर लेना। लेप्रोसी हिंदी में इसे बोलते हैं कुष्ठ रोग। शायद आपने सुना होगा, हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपने वहां पढ़ा होगा कि गांधी जी ने, टिटनस नहीं हुआ, चलो टिटनस करा देंगे, ठीक है। सिफिलिस पढ़ा दिया बेटा, सिफिलिस पढ़ा दिया था कि सिफिलिस एक एसटीडी होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। टिटनस नहीं हुआ, हम पढ़ा देंगे भी टिटनस, डोंट वरी ना। 3 बच गई फिर, लेप्रोसी, टिटनस और आपका एक ये बच गया, कौन सा? लेप्रोसी, टिटनस और प्लेग, ये 3 बीमारी बच गई। चलो सुनो, लेप्रोसी आपने हिस्ट्री में पढ़ा है कि गांधी जी ने लेप्रोसी कुष्ठ रोग के लिए एक दवाई बनाई थी, एक ऑइंटमेंट बनाया था, शायद आपने पढ़ा होगा तो, है ना। इसी को बोलते हैं लेप्रोसी, या इसी का दूसरा नाम होता है बेटा एक, इस बीमारी को हैंसन्स डिजीज भी बोलते हैं। हैंसन्स डिजीज, हैंसन रोग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हैंसन नाम के इंसान ने सबसे पहले इस बीमारी के बारे में एक्सप्लेन किया था कि भैया इस टाइप की भी कोई बीमारी फैल रही है। तो अगर आपसे कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया विच डिजीज इज ऑल्सो नॉन एज हैंसन्स डिजीज, तो क्या करके आओगे आप? लेप्रोसी जो कुष्ठ रोग होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? हैंसन्स डिजीज भी कहते हैं। अब बात करते हैं इसके पैथोजन की, कि इस बीमारी को जन्म देने वाला बैक्टीरिया का नाम क्या है, इसका रोग जनक क्या है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम होता है बेटा माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई। माइकोबैक्टीरियम लिखिएगा, माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई। इस नाम के बैक्टीरिया से कुष्ठ रोग फैलता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई नामक एक जीवाणु है, एक बैक्टीरिया है, जिसकी वजह से क्या होता है? कुष्ठ रोग होता है। बहुत खतरनाक बीमारी है कुष्ठ रोग, क्योंकि ये है स्किन इन्फेक्शन, और स्किन इन्फेक्शन वाली बीमारियां होती हैं वो सारी खतरनाक होती हैं। चलो अब बात करते हैं इसका वेक्टर कौन है, वाहक कौन है, कौन इस बीमारी के बैक्टीरिया को कैरी करता है? तो बेटा इट इज ए एयरबोर्न डिजीज। एयरबोर्न का मतलब समझते हो, ये हवा के द्वारा संचारित हो सकती है, हवा से फैल सकती है, और दूसरा स्किन के कांटेक्ट में आने से, स्किन कांटेक्ट से मतलब जिस इंसान को है उसके हाथ वगैरह पे आपने हाथ वाथ रख दिया, उससे हैंडशेक कर लिया, है ना, तो उसकी स्किन के कांटेक्ट में गए तो ये बैक्टीरिया तुरंत आपकी स्किन पे आ सकते हैं। अब क्या होता है इस बीमारी में? तो जैसे ही आपने इस बीमारी के आपके अंदर सिम्टम्स आए, लक्षण आए, तो कैसे लक्षण आएंगे? सबसे पहले तो ये बैक्टीरिया जाएंगे और जाके आपकी स्किन में इंफेक्शन करेंगे। क्या करेंगे? स्किन इंफेक्शन कर देंगे, त्वचा को गलाने का काम कर देते हैं, स्किन एकदम खराब कर देते हैं। ये स्किन में इंफेक्शन करेंगे, आपकी त्वचा की जो ऊपर वाली लेयर है इसको तो पूरा ही डैमेज कर देते हैं। ये जो आपको स्किन की लेयर दिख रही है ना बाहर वाली, इसे तो पूरा खा जाते हैं, ये नष्ट कर देते हैं इसे। उसके बाद क्या करते हैं? धीरे धीरे ये स्किन से होते हुए बैक्टीरिया आपके कहां जाते हैं? खून में जाते हैं, और खून में जाने के बाद आपके नर्वस सिस्टम पे आते हैं, और सीधा आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज करने लग जाते हैं। ये नर्वस सिस्टम भी इस बीमारी में इंसान का डैमेज हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। पहले तो स्किन वगैरह में इंफेक्शन करेंगे ये बैक्टीरिया, लेकिन बाद में जाकर तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित कर देते हैं। और कैसा दिखता है जिस इंसान में ये बीमारी हो जाती है, उसकी स्किन कैसे दिखती है? तो मैं आपको दिखाती हूं कि कैसी दिखती है उसे। ये देखो बेटा, दिख रहा है, एक छोटा सा बच्चा दिख रहा होगा आपको, इसकी स्किन दिख रही है। ये देखो इसकी स्किन पर कैसे फफोले से हो जाते हैं, ऐसे फफोलों के अंदर पानी और पस सा भर जाता है। और मेनली जो ये बीमारी होती ना, एक तो कमर वाली स्किन पे ज्यादा होती है, और दूसरा आपके हाथों की जो ये उंगलियां होती है ना, हाथ और पांव की, इन उंगलियों में बहुत भयंकर प्रॉब्लम होती है स्किन में। आपको प्राइमरी स्टेज पर ईचिंग होगी, खुजली होगी, आप खुजला लोगे तो आपकी स्किन जो है ना वो आपके हाथों से ऐसे निकल के गिरने लग जाएगी। बहुत खतरनाक बीमारी है, हालांकि अब नहीं है, क्योंकि इस बीमारी का
पूरे तरीके से ये इरेडिकेट हो चुकी है, ये लुप्त हो चुकी है, मतलब खत्म हो चुकी है बीमारी। इंडिया वगैरह में तो नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने में आता है कि साउथ अफ्रीका में आज भी मतलब कुछ केसेस मिल जाते हैं लेप्रोसी के। और इसके अंदर क्या होता है मैम, इमेज हटाओ। अच्छा, क्लास तो चल रही है मैम, पिक स्क्रीन से हटा, क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या? पिक स्क्रीन से हट गई है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या क्लास में? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप लोग? सही तो चल रही है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि हम देख नहीं पा रहे हैं, स्किन हटा दो, ये स्क्रीन से हटा दो, ये कहना चाह रहे हैं आप? अरे यार बेटा, मतलब जिसको इंसान को होगी बीमारी उसको बेचारे को इतनी बड़ी है, और आप लोग बस पिक भी नहीं देख पा रहे हो, देख भी नहीं पा रहे हो कि कैसी बीमारी है। नहीं, ये गलत चीज है, ठीक है? बीमारियों के बारे में जब तक आप जानोगे नहीं, आपको नॉलेज नहीं होगा, आप देखोगे नहीं, उसे फेस नहीं करोगे, तब तक तो आपके अंदर डर रहेगा। तो ये सब बेकार की बातें हैं, ठीक है? सुनो, तो ऐसी स्किन हो जाती है। दूसरा क्या होता है, सबसे ज्यादा जो होती है ना, वो हाथ और पांव की उंगलियों में इंफेक्शन होता है। हाथ पांव की उंगलियों की जो स्किन है ना, वो छिल जाती है, ऐसे उतर जाती है, और अंदर से ब्लीडिंग, पस भर के खून निकलने लग जाता है। और ऐसा हो सकता है कि आपकी उंगलियां अपने आप सड़ गल के नीचे गिर जाती हैं, सड़ गल के नीचे गिर जाती हैं। पता है आपको, इस बीमारी में ऐसा माना गया था, एक समय में बहुत ज्यादा बीमारी फैली थी ये, और ये एक पेंडेमिक डिजीज मानी गई थी एक समय की, कि सब सारे देश में हो रही थी, हर एक कंट्री में हो रही थी। और लोगों में पता है क्या हो रहा था, रात को वो सोए तो उनको इन्फेक्शन हुआ, 4-5 दिन के बाद उनकी एक उंगली टूट के गिर गई, फिर दूसरी गिर गई। तो लोगों के ना हाथ तक काटना पड़ता है इस बीमारी में, क्योंकि स्किन का जो इन्फेक्शन है ना, वो बहुत जल्दी फैलता है। तो वो फैले ना, इसलिए डॉक्टर ने किसी की उंगली, जैसे किसी के उंगलियों में हुआ तो उसकी उंगली काट दी, किसी के हाथ में हुआ तो इसका एक हाथ काट दिया डॉक्टर ने, ताकि वो आगे इन्फेक्शन ना जाए, आपके नर्वस सिस्टम तक नहीं जाए, वरना तो फिर सारा ही खत्म हो जाएगा, इंसान ही खत्म हो जाएगा। तो ये खतरनाक बीमारी क्या होती है आप बताओगे बेटा? इसे कहते हैं हैंसन्स डिजीज या लेप्रोसी, कुष्ठ रोग माना जाता है। और ये किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई। और एयरबोर्न है, उस इंसान के हवा के आसपास बैठोगे जिस इंसान को ये है, आपने अगर उसके पहने हुए कपड़े पहन लिए, उसने कोई कंबल ओढ़ा, वही कंबल आपने ओढ़ लिया, है ना, या आपने उसके आसपास के एनवायरनमेंट में आप उसके स्किन के कांटेक्ट में चले गए, तो आपको पक्का ये बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में आसानी से फैल जाती है। और ये स्किन इन्फेक्शन है, बस यही याद रखना, स्किन खराब कर देता है कौन सा बैक्टीरिया? माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई। और बाद में ये नर्वस सिस्टम को भी प्रभावित कर देती है ये बीमारी। तो इसे बोलते हैं लेप्रोसी या हैंसन्स डिजीज, हैंसन्स डिजीज, ठीक है? चलो अब करते हैं नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पर, अगली बीमारी पर। अगला बीमारी कौन सा है? तो नेक्स्ट बीमारी को लिखेंगे आप टिटनस लिख लीजिएगा। टिटनस को हिंदी में टिटनस ही कहा जाता है, टिटनस को टिटनस ही कहा जाता है। और टिटनस भी किसकी वजह से होता है? एक बैक्टीरिया की वजह से। कौन सा बैक्टीरिया? तो कौन सा पैथोजन है इसका, रोग जनक कौन है, जो रोग को जन्म देता है, वो कौन सा बैक्टीरिया है? तो इसका नाम होता है क्लोस्ट्रोडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रोडियम टिटेनी। इस बैक्टीरिया की वजह से आपको टिटनस होता है। ये बैक्टीरिया कहां रहता है, इसका वेक्टर क्या है? बेटा एक तो ना कहीं पर भी लोहे वोहे की कोई चीज रखी है आपके घर में, बहुत सालों से पड़ी है, कहीं पर भी होता ना अपने घर में बहुत अक्सर, कोई हम लोहे की सामान है या लोहा एक्स्ट्रा पड़ा है तो वो हम डाल देते हैं, तो उस लोहे के ऊपर ये बैक्टीरिया चिपक जाते हैं। तो एक तो आप लिख सकते हो यहां पर कि आयरन से बनी हुई चीजों पर ये चीजें रहती हैं, ये बैक्टीरिया ज्यादा रहते हैं। दूसरा, ये बैक्टीरिया मिट्टी में भी रहते हैं, सोइल वगैरह में, मिट्टी वगैरह में रहते हैं। और बच्चों, टिटनस का इंजेक्शन हम कब लगवाते हैं? जब कभी भी हमें लोहे से लग जाती है, या कहीं से आपका हाथ कट गया, चाकू से कट गया, ऐसे कुछ कट गया, तो हम भाग के टिटनस का इंजेक्शन लगवा के लेके आते हैं। क्यों लगवा के लेके आते हैं? क्योंकि जहां पर आपको कोई चोट लगी, ये जो बैक्टीरिया ना, ये ऐसे ही आपके बॉडी में नहीं आएंगे, सीधा नहीं आएंगे, ना ये हवा से आएंगे, ना ये पानी से आएंगे, ना ये खाना खाने से आएंगे। ये कब आते हैं? ये इंतजार करते हैं कि आपको किसी दिन चोट लग जाए, कि आपको कभी चोट लग जाए। आपको चोट लग गई, आपकी उंगली कट गई, तो जैसे ही आपको चोट लगी, तो चोट लगने से वहां पर क्या पड़ गया है? एक वाउंड पड़ गया, एक घाव पड़ गया है। और उस घाव में, मान लो इस हिस्से पे आपको घाव पड़ गया है, अब इस हिस्से में जहां पर घाव पड़ा है, और घाव के ऊपर आपने पट्टी वट्टी नहीं कर रखी है, आपने उसे खुला छोड़ रखा है उस चोट को, तो तुरंत ये बैक्टीरिया आएंगे। मान लो आपने किसी लोहे की चीज के कांटेक्ट में चले गए उस समय, या आपके उस हाथ पर मिट्टी विट्टी लग गई हल्की
हल्की फुल्की आपने उस चोट को कवर नहीं कर रखा है तो इस घाव के अंदर जाते हैं, सीधा जहां चोट लगी, जहां घाव पड़ा है उस घाव में जाएंगे और वहां जाकर आपके बॉडी में एंटर कर जाते हैं और फिर ये इन्फेक्शन करना स्टार्ट करते हैं। फिर ये क्या करना स्टार्ट करते हैं? इन्फेक्शन। कहां कहां इन्फेक्शन करेंगे? आपके खून में इन्फेक्शन करेंगे, आपके ब्रेन में जा सकते हैं, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और साथ में जो आपकी नसें वगैरह होती है ना, जिनमें खून वगैरह दौड़ रहा होता है, उन नसें वगैरह को भी कमजोर करने का काम कर देते हैं ये, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करतूं कि ये आपके ब्रेन ही नहीं, आपकी जो स्पाइनल कोड होती है ना, उस स्पाइनल कोड में भी इन्फेक्शन कर देते हैं। स्पाइनल कोड का मतलब होता है मेरु रज्जु, स्पाइनल कोड का मतलब मेरु रज्जु, इन सब में इन्फेक्शन कर देते हैं। या आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है ना, आर्टरीज, वेन्स, उनमें भी इन्फेक्शन कर देते हैं। तो बहुत खतरनाक बीमारी होती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमें जब भी कहीं चोट लगती है, कोई घाव पड़ता है, तो हम उसे या तो कवर कर लेते हैं, पट्टी बांध लेते हैं, या हम एक एंटी टिटनस का इंजेक्शन लगवा लेते हैं। और एंटी का इंजेक्शन मैं पहले बता चुकी हूं कि इस बीमारी के लिए वैक्सीन बना हुआ है, इसके लिए टीका लगता है। इस बीमारी से बचाव के लिए पहले ही टीका लगवा लो। कोई चोट वोट लगी है, कोई घाव पड़ गया है, तो पहले ही जाकर टिटनस का टीका लगवा लो, ताकि आपके अंदर ये बैक्टीरिया एंटर ना कर पाए जहां पर आपको चोट लगी है, घाव पड़ा है वहां से। और इसके लिए कौन सा वैक्सीन लगता है? डीपीटी का वैक्सीन, क्योंकि डीपीटी का जो टीका होता है वो 3 बीमारियों से बचाता है। पिछली क्लास में बताया है, डिप्थीरिया से बचाएगा, पी का मतलब होता है पर्टुसिस, काली खांसी से बचाएगा, और टी का मतलब, इस टी का मतलब होता है टिटनस। और इसी वैक्सीन को कहा जाता है ट्रिपल एंटीजन। ट्रिपल एंटीजन का मतलब है 3 बीमारियों से एक ही टीका आपको बचा लेता है। 3 बीमारियों से एक ही टीका बचा लेता है। तो यही आपको याद रखिएगा, ठीक है। टिटनस कब होता है? जब कहीं पर भी आपको किसी हिस्से पर क्या होता है, आपको घाव पड़ता है, चोट लगती है, तो उस चोट को अगर आपने खुला रख लिया तभी ये बैक्टीरिया वहां से आते हैं। उस चोट लगी हुई है और आपने कोई लोहे वोहे का सामान पकड़ लिया, तो उस लोहे के ऊपर ये बैक्टीरिया पड़े थे पहले से, या कोई मिट्टी विट्टी उड़ के आ गई उस चोट के ऊपर, तो इस मिट्टी के अंदर से ये आ सकते हैं। बाकी नॉर्मल केसेस में, जैसे अभी मुझे चोट नहीं लगी है, तो इस समय मुझे टिटनस होने के चांसेस 0 के बराबर है। क्यों है 0 के बराबर? क्योंकि बेटा ये जो बैक्टीरिया है ना, इन्हें चाहिए खून वगैरह, मतलब जहां पर आपको चोट लगी है, जहां से कोई प्लाज्मा निकल रहा है या घाव निकल रहा है, वो घाव पड़ा हुआ है, उससे खून वगैरह निकल रहा है, उस पे जाके जो खुली चोट होती है ना, उसके ऊपर जाकर पहले अटैक करते हैं, है ना। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका टिटनस, इससे पहले लेप्रोसी। अब लास्ट डिजीज बची है आपकी बैक्टीरिया से होने वाली, और कौन सी? वो है प्लेग। प्लेग, जिसे काली मौत भी कहा गया था। प्लेग का ही दूसरा नाम होता है ब्लैक डेथ। और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, काली मौत बीमारी किसे कहा जाता है? इंसान के हाथ पांव काले पड़ जाते थे इस बीमारी में, काली मौत बीमारी से कहते थे। इंसान काला पड़ के मर जाता था इसमें। तो अगर आपसे पूछ ले किस बीमारी को काली मौत, हाँ, पटवारी के एग्जाम में डीपीटी वाला क्वेश्चन आया था, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। डीपीटी वाला जो क्वेश्चन है, ये पटवारी के एग्जाम में, जो अभी राजस्थान में हुआ था पटवारी का एग्जाम, उसमें आया था ये क्वेश्चन, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो काली मौत हम प्लेग को कहते थे। अब प्लेग किसकी वजह से होता है? तो प्लेग का पैथोजन कौन है? तो प्लेग का पैथोजन, रोगजनक कौन है? तो प्लेग का पैथोजन होता है एक बैक्टीरिया। कौन सा? यर्सीनिया पेस्टिस। यर्सीनिया पेस्टिस, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा हुआ है। यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया कौन सी बीमारी का पैथोजन माना गया है? तो ये यर्सीनिया पेस्टिस प्लेग का। और इसका वेक्टर कौन है? इसे अपने अंदर लेकर कौन घूमता है? इसका वाहक कौन है? तो वो होता है बेटा माउस, चूहे। चूहे के द्वारा फैलती है। कैसे फैलती है? रुको, आपको एक इमेज दिखाते हैं, आप अच्छे से समझ पाओगे। ये देखो, ये लिखे हुए हैं कि डेडली साइन एंड सिम्टम्स, ये काली मौत बोले तो प्लेग के सिम्टम्स लिखे हुए। किस तरीके से? ये प्लेग वाले बैक्टीरिया है बेटा, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है द प्लेग इज कोज्ड बाय द बैक्टीरिया यर्सीनिया पेस्टिस, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये प्लेग वाला जो बैक्टीरिया है वो ये माना गया है, ठीक है। इसके बाद आप बताओगे कि इसके अंदर क्या होता है। अगर आपने, चूहे ने आपको काट लिया, या आपने घर में अपने रात को खाना बना के रखा लेकिन उसको कवर करके नहीं रखा, तो चूहा गया, चूहे ने उस खाने को जूट दिया,
तो जो चूहे के सलाइवा वगैरह में वो क्या है, वो आपके बैक्टीरिया पड़े थे, यर्सीनिया पेस्टिस। या चूहे की जो पोटी होती है, उस पोटी के अंदर भी क्या होता है, अगर वो पोटी भी कहीं पर भी किसी खाने वाने में मिक्स हो गई है तो उससे भी बहुत आसानी से ये फैल जाता है। क्या होगा इंसान को, पहले बहुत ज्यादा इंसान को सर में दर्द होगा, बहुत ज्यादा कमजोरी आएगी और उसको बहुत ज्यादा उल्टी आएगी। इसके सिम्टम्स अगर आपको लिखने हैं ना इस बीमारी के, जिस इंसान के अंदर ये बैक्टीरिया आ जाएंगे तो उस इंसान में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, क्या क्या लक्षण आपको देखने के मिलेंगे। एक तो चिल्स बहुत पड़ते हैं उसे। चिल्स का मतलब है थोड़ी देर गर्मी लगेगी, फिर अचानक से बहुत तेज ठंड लगेगी उस इंसान को, बहुत कमजोर हो जाएगा इंसान का इम्यून सिस्टम, वीकनेस आ जाती है, इम्यूनिटी लो हो जाती है, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता है वो डिक्रीज हो जाती है, उसमें कमी आ जाती है, और उस इंसान का सिर बहुत दर्द होता है, मतलब हेडेक बहुत होता है, हेडेक, सर में बहुत दर्द होता है उस इंसान के। और इसके अलावा उसे बहुत ज्यादा वॉमिटिंग आती है, इंसान को बहुत ज्यादा उल्टी आती है, दस्त नहीं लगते, सिर्फ वॉमिटिंग आती है उसे। उसके बाद क्या होगा, धीरे 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 अगर आपने सही समय पर इसका इलाज नहीं करवाया, आपके अंदर ये आया, तो धीरे धीरे क्या होगा बेटा, आपके पांव वाला जो हिस्सा है ना, ये घुटने के नीचे वाला हिस्सा होता है, इसमें बहुत भयंकर तरीके से स्वेलिंग होने लग जाती है। ये इस लड़के का पांव दिखाया ना, इस वाले हिस्से में बहुत ज्यादा क्या होने लग जाती है, बहुत ज्यादा स्वेलिंग होने लग जाती है, बहुत भयंकर। और इसके अलावा जो आपकी हड्डियां हैं, पांव वगैरह की हड्डियां हैं, या जो आपकी जांग की हड्डियां होती हैं, जो यहां होती है आपकी थाई बोन, इसमें बहुत दर्द होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है। और उसके अलावा हाँ, रैट बेटा, रैट इसका क्या होता है, हाँ, रैट, चूहा ही इसका वेक्टर माना जाता है। और फिर अगर आपने बहुत सही समय पर इसका इलाज नहीं करवाया तो फिर क्या होता है, फिर इंसान के बॉडी के ऊपर ऐसे काले काले चकते पड़ते हैं, देख रहे हो आप, ऐसे पहले एक काला स्पॉट बनेगा, फिर दूसरा बनेगा, फिर तीसरा बनेगा, चौथा बनेगा, पांचवा बनेगा, और फिर उस इंसान के हाथ की उंगलियां है ना, वो इस तरीके से काली पड़ जाती हैं। हाथ की उंगलियां काली पड़ेंगी, फिर पांव की उंगलियां काली पड़ेंगी, और धीरे 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 इसका ये वाला जो हिस्सा है ना, गाल वगैरह, ये गले वाला पार्ट है, ये पूरा काला पड़ जाता है और इंसान काला होके मर जाता है। उसका इम्यून सिस्टम प्रॉपर तरीके से खत्म हो जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे उसके फेफड़ों तक में इन्फेक्शन हो जाता है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरे तरीके से काम करना बंद कर देता है। इसमें रेस्पिरेटरी फेल्योर माना जाता है, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो बिल्कुल एक तरीके से फेल हो जाता है काम करना, और उसी से ही क्या है, इंसान की फिर डेथ हो जाती है। लेकिन जो वो मरता है तो मरते समय वो उसकी बॉडी काली पड़ जाती है, उसके हाथ काले होंगे, पांव काले होंगे, और धीरे धीरे उसका गाल वाला और ये जो गले वाला एरिया ना, ये पूरा काला पड़ जाता है और इंसान एकदम काला होके मरता है। इसीलिए हमने इसे बोला है काली मौत की बीमारी, इंसान को काली मौत देती है ये। स्टार्टिंग में तो यही होगा, इम्यूनिटी लो वगैरह, फिर ये क्रोनिक स्टेज में चला गया, बहुत दिनों तक प्लेग हो गया, तो लास्ट में चलकर क्या होगा, ये बैक्टीरिया आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएंगे और रेस्पिरेटरी फेल्योर माना जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक को फेल कर देता है पूरे तरीके से, आपके फेफड़े वगैरह जो है वो बिल्कुल आपके खत्म हो जाते हैं। और स्किन के ऊपर काले धब्बे पड़ते हैं ना, जो ब्लैक स्पॉट पड़ते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें ब्यूबो कहा गया है। ये जो काले धब्बे पड़ रहे हैं ना आपके हाथ और उंगलियों पर, उन्हें ब्यूबो नाम दिया जाता है। तो अगर आपसे कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया किस बीमारी का सिम्टम ब्यूबो माना जाता है, ब्यूबो का मतलब क्या होता है पता है, ऐसे हाथ पांव के ऊपर काले चकते पड़ने लग जाते हैं, चकते समझते हो, स्पॉट पड़ने लग जाते हैं ब्लैक, फिर हाथ वगैरह उंगलियां वगैरह सब काली हो जाती हैं, जैसे आपने काली मेहंदी लगाई हो, इस फोटो में देख रहे हैं ना आप, जैसे आपने काली मेहंदी लगाई हो, ऐसा होता है। तो बहुत खतरनाक बीमारी है, हालांकि अब नहीं है, लेकिन साउथ अफ्रीका में या आज भी कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनके अंदर ये बीमारी है, लेकिन इंडिया में नहीं देखी जाती है। तो ये है आपका यर्सीनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया से होने वाला आपका बहुत खतरनाक वाला प्लेग, जिसे हमने काली मौत की बीमारी भी कहा है। ठीक है, चलो, तो ये होगी आपकी बैक्टीरिया से होने वाली सारी डिजीज। इतनी सारी बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया से होती हैं, जीवाणु से होती हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी एग्जाम में नहीं आती है। ह्यूमन बॉडी में बैक्टीरिया से इतनी ही बीमारी होती है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब चलेंगे हम अगली कौन सी पढ़ने। सिफिलिस मैंने करवा दिया है, पूजा जी आप पहले पिछली क्लासेस देखिए, मैंने सिफिलिस करवा दिया है, बहुत अच्छे से करवाया है सिफिलिस। अब नेक्स्ट 2 नंबर पे पढ़ेंगे हम वायरस डिजीज।
तो लिखिएगा वायरस डिजीज, विषाणु जनित रोग, ये ज्यादा है बेटा और ये मेन है, एग्जाम में ये ज्यादा आती हैं, ठीक है। वायरस डिजीज बोलो या वायरल डिजीज बोलो, बात एक ही है, विषाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, जनित रोग, ऐसे बीमारी जिनको जन्म वायरस देते हैं, विषाणु देते हैं, उन्हें वायरस डिजीज या वायरल डिजीज, ये नंबर में भी ज्यादा है ना, क्योंकि मैंने कहा था बैक्टीरिया तो अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, लेकिन वायरस तो कभी अच्छे नहीं होते, वायरस तो सारी बीमारियां करते हैं, इसीलिए वायरस से होने वाली बीमारियां बहुत होती हैं और सर्दियों के मौसम में सबसे ज्यादा वायरस से ही बीमारियां फैलती हैं। चलो सुनो, अच्छा डाटा खत्म हो गया आपका, कोई बात नहीं बेटा, बाद में देख लीजिएगा शुभम जी, बस 2-3 दिन की बात है, फिर क्वालिटी ऑप्शन आ जाएगा आपकी क्लास में, है ना। चलो सुनो, वायरस डिजीज पढ़ने से पहले आपको कुछ बातें वायरस के बारे में बता दी जाएं तो ज्यादा अच्छा है ना। कुछ बातें, जनरल बातें हैं जो वायरस के बारे में आपको पता होनी चाहिए। चलिए सुनिए क्या क्या। सबसे पहला, अगर मैं बात करूं वायरस की, तो मैं अगर आपसे पूछूं वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो आप आंसर क्या करोगे? मैम वायरस को तो माना जाता है कनेक्टिंग लिंक। ये कुछ क्वेश्चन है जैसे मैंने बैक्टीरिया के पढ़ाए थे वैसे वायरस के जो एग्जाम में आते हैं, कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। कनेक्टिंग लिंक का मतलब होता है योजक कड़ी, आपस में जोड़ने वाली कड़ी, और किसको किससे जोड़ती है? तो वायरस को जोड़ती है, वायरस जोड़ता है लिविंग को नॉन लिविंग से, सजीव को निर्जीव से जोड़ने वाली कड़ी को हम वायरस कहते हैं। एक लिविंग को नॉन लिविंग से जोड़ने वाली कड़ी जो है उसे वायरस कहते हैं। अब इसे हमने क्यों कहा? क्योंकि बेटा जो वायरस होता है ना, वो लिविंग की तरह कैरेक्टर भी रखता है और नॉन लिविंग की तरह भी कैरेक्टर रखता है। ऐसे ही वायरस पड़ा है तो वो नॉन लिविंग है। मेरे चारों तरफ की सराउंडिंग्स में कोई वायरस पड़ा है अभी तक, वो ऐसे ही पड़ा है, तो वो नॉन लिविंग है, उसमें कोई हमारे जैसे कैरेक्टर नहीं है। लेकिन जैसे ही किसी वायरस को कोई होस्ट सेल मिल गई, होस्ट सेल का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं पोषिता, ऐसी सेल जिसमें उसका लालन पोषण हो जाए, पोषिता कोशिका, होस्ट सेल मिल गई। ये होस्ट सेल क्या क्या हो सकता है? ये सेल किसी प्लांट की हो सकती है, ये सेल किसी एनिमल की हो सकती है, ये सेल किसी ह्यूमन बॉडी की हो सकती है। तो जैसे ही इसे कोई प्लांट मिल गया, कोई जानवर मिल गया और कोई ह्यूमन बॉडी मिल गया, तो उसके अंदर जाएगा और जाकर इसके कैरेक्टर किसके जैसे हो जाते हैं? लिविंग जैसे। तो ये प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बॉडी है, ये वायरस के लिए होस्ट सेल कहलाएंगी। होस्ट सेल का मतलब कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई सेल जिसके अंदर वायरस को वो सारी कंडीशन मिल जाए, जिस कंडीशन में वो लिविंग जैसा बिहेव करने लग जाए, उसी को होस्ट सेल बोल दिया जाता है। वो होस्ट सेल कोई बैक्टीरिया का भी हो सकता है, ये बैक्टीरिया को भी नहीं छोड़ते हैं। वो होस्ट सेल किसी एनिमल का, जानवर का हो सकता है, वो किसी ह्यूमन बॉडी का हो सकता है, वो किसी प्लांट का भी हो सकता है, ये प्लांट को भी नहीं छोड़ते, उन्हें बीमारियां कर देते हैं बहुत सारी। तो जब तक वायरस को होस्ट सेल नहीं मिली तब तक तो वो नॉन लिविंग है। जैसे ही इसे होस्ट सेल मिल गई तो इसके कैरेक्टर कैसे होने लग जाते हैं? लिविंग जैसे। जैसे कोरोना वायरस है, बाहर पड़ा था तब तक तो ठीक था, हमारे बॉडी में आया तो वो रिप्रोडक्शन करने लग गया, अपनी फोटोकॉपी तैयार करने लग गया, है ना, अपने जैसी जाति बनाने लग गया और वो हमारे जैसे कैरेक्टर शो करने लग गया अपने बॉडी में आकर, तो इसके लिविंग के कैरेक्टर आ गए। इसीलिए वायरस को कहा जाता है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच का योजक कड़ी। और वायरस को माना जाता है एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। वायरस इज द एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत का अपवाद माना गया इसे। कोशिका सिद्धांत का अपवाद किसे माना जाता है? तो कोशिका सिद्धांत का अपवाद माना जाता है वायरस को। क्यों माना जाता है? क्योंकि बेटा सेल थ्योरी कहता है कि लिविंग वही है जिसमें सेल हो। सेल थ्योरी कहता है कि लिविंग वही है जिसमें सेल हो, कोशिका हो, लेकिन वायरस में सेल नहीं होती है और फिर भी वायरस लिविंग जैसे कैरेक्टर रखता है। तो इस वायरस के ऊपर सेल थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए किसके ऊपर सेल थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है या किसके ऊपर
कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता, या कोशिका सिद्धांत का अपवाद किसे मानते हैं हम, एक्सेप्शन किसे मानते हैं, तो इन सब का आंसर क्या होगा, वायरस होगा। वायरस में सेल नहीं होती हैं और फिर भी इसे लिविंग कहते हैं हम। लेकिन लिविंग कब कहेंगे, जब ये किस में है, होस्ट सेल में है। अब बात ये आती है कि अगर वायरस में सेल नहीं है तो क्या होता है वायरस में। तो वायरस दो चीजों का बना हुआ होता है। वायरस में मेनली दो चीजें होती हैं। एक होता है वायरस का कैप्सिड। कैप्सिड का मतलब होता है उसका आवरण, चारों तरफ का उसका जो एक कैप्सूल बना हुआ है, कैप्सिड, उसे बोलते हैं हम आवरण। और ये आवरण बना हुआ होता है वायरस का प्रोटीन का। तो वायरस में एक तो प्रोटीन है, और वायरस के अंदर दूसरा होता है वायरस का जेनेटिक मटेरियल, या आप लिख दो न्यूक्लिक एसिड, ज्यादा अच्छा रहेगा। वायरस में दूसरे क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। अब ये न्यूक्लिक एसिड दो हो सकते हैं, आइदर डीएनए और आरएनए, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। मैंने ये नहीं कहा है कि डीएनए और आरएनए दोनों हो, नहीं, या तो डीएनए होगा उसका न्यूक्लिक एसिड, या आरएनए होगा। अब कुछ ऐसे वायरस हैं जिनमें डीएनए होता है, कुछ ऐसे वायरस हैं जिनमें आरएनए वायरस होता है। वायरस को कैसे बनाते हैं हम, एक जनरल अगर वायरस का डायग्राम आपको बनाना हो ना, तो कुछ इस तरीके से बनता है वायरस। ये वायरस का कैप्सिड है, और ये किसका बना हुआ है, ये प्रोटीन का बना हुआ है बेटा। और इसके अंदर वायरस का रहता है जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लिक एसिड। अब कुछ ऐसे होंगे जिनमें डीएनए होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनमें आरएनए है, और ये सारा खेल इसी का ही है। वायरस कुछ नहीं है, वायरस का न्यूक्लिक एसिड ही मेन है। अगर वायरस में ये नहीं होते तो कभी वायरस हमें इन्फेक्शन करता ही नहीं। जो कोरोना वायरस है उसमें आरएनए है, लिखना आरएनए किस किस में होता है, जैसे कोरोना वायरस हो गया, कोरोना वाले में आरएनए है। जैसे एचआईवी एड्स वाले में आरएनए वायरस होता है ये भी। और डीएनए वायरस, जैसे हेपेटाइटिस, आगे पढ़ाएंगे हम आपको, हेपेटाइटिस जो है उसमें डीएनए होता है उसके वायरस के जेनेटिक मटेरियल में। तो वायरस कुछ भी नहीं है। अगर वायरस के पास डीएनए आरएनए ना हो ना, तो वो कभी अपनी फोटोकॉपी तैयार नहीं कर सकते, वो कभी हमें इन्फेक्शन नहीं कर सकते। तो वायरस इज नथिंग, ठीक है। तो याद रखिएगा कि वायरस दो चीजों का बना हुआ है, कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड। और वायरस के अंदर सेल नहीं होती है। और जब आप वायरस के बारे में डिटेल में स्टडी करते हो तो साइंस का एक ब्रांच बनता है जिसे कहा जाता है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी, टू स्टडी अबाउट वायरस इज नोन एज वायरोलॉजी, जिसमें सारे टाइप के वायरस के बारे में पढ़ते हैं, कौन सा वायरस किसको इन्फेक्शन करता है, कौन सा वायरस में डीएनए है, कौन से वायरस में आरएनए है, ये सब पढ़ते हैं। और वायरस की डिस्कवरी किसने की थी, इसकी खोज, वायरस की डिस्कवरी किसने की थी, तो याद रखिएगा वायरस की डिस्कवरी की थी हमने, इवेंस्की ने। इवेंस्की नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने, इवांस्की नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने वायरस की सबसे पहले, इवांस्की, पता नहीं थोड़ा सा हिंदी में कैसे लिखते हैं, इवांस्की ऐसा कुछ लिखते हैं, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले वायरस की डिस्कवरी की। अब बात ये आती है कि मैम सबसे पहले वायरस कौन सा खोजा गया, कैसे पता लगाया गया कि वायरस भी कुछ होता है। वायरस होते क्या है, माइक्रोब्स होते हैं बेटा। वायरस होते क्या है, माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीव होते हैं ये। इनको आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते। क्या आपने कोरोना को देखा है? अगर देखोगे तो कोरोना से दूर नहीं भाग जाओगे क्या? तो वायरस दिखते नहीं हैं क्योंकि ये सूक्ष्म जीव हैं, ये नेक्ड आई से नहीं दिखते हैं, ये नग्न आंखों से नहीं दिखते हैं। इनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए होता है, ठीक है। और जब वायरस की बात करते हैं तो वायरस को मेनली हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी में, जरा ध्यान से सुनिएगा। वायरस को हम 3 कैटेगरी में, पहले वायरस आते हैं उन्हें बोलते हैं प्लांट वायरस। प्लांट वायरस हिंदी में बोलते हैं पादप विषाणु। ऐसे वायरस जो प्लांट में बीमारी करे, ऐसे वायरस जिनके लिए होस्ट सेल प्लांट सेल है, जो प्लांट के अंदर जाएं और प्लांट में बीमारियां कर दें, उन्हें प्लांट वायरस बोलेंगे। और सबसे पहले इन्हीं प्लांट वायरस की खोज हुई। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूं, टोबैको मोज़ेक वायरस TMV, एक होता है पोटैटो मोज़ेक वायरस, ऐसे होता है टोमेटो, अच्छा पोटैटो मोज़ेक वायरस तो P हो गया ना, PMV।
अच्छा लिख तो दिया ही, पोटैटो मोज़ेक वायरस और टोमेटो मोज़ेक वायरस, ऐसे ही होता है टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, अब तो ये दो लिख लो। देखो इसकी फुल फॉर्म लिखो आप, पहले एग्जाम्पल पे लिखना टोबैको मोज़ेक वायरस। ये वायरस सबसे पहले खोजा गया था। हिंदी में बोलते हैं तंबाकू मोज़ेक विषाणु, तंबाकू मोज़ेक विषाणु। इस वायरस की सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी, सबसे पहले ये वायरस खोजा गया। किसमें खोजा गया? तो जो तंबाकू का पेड़ होता है ना, उस पेड़ के अंदर लगा हुआ था और उसकी लीफ के अंदर ये इन्फेक्शन कर रहा था। उसके जो पत्ते थे ना, उसमें संक्रमण कर रहा था। पत्तों के अंदर होल हो रहे थे, छोटे छोटे छेद हो रहे थे, पीले हो रहे थे, पत्ते झड़ने लग गए और उसके बाद ऐसा देखा गया कि पूरा पेड़ ही नष्ट हो गया। तंबाकू का जो पूरा प्लांट है ना, वो ही नष्ट हो गया। तो वहां से सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी कौन से वायरस की? टोबैको मोज़ेक वायरस। और ये जो वायरस बीमारी कर रहा था उसे बोलते हैं टोबैको मोज़ेक डिजीज। बाद में देखा गया सेम वायरस तो आलू में भी है, पोटैटो मोज़ेक वायरस, आलू मोज़ेक विषाणु आलू के पौधे में भी लगा हुआ है। ऐसे ही आगे चलकर फिर कुछ वायरस गन्ने में बीमारियां कर रहे थे, वहां से इन्हें पकड़ा गया। कुछ ऐसे वायरस थे जो गेहूं के अंदर बीमारियां कर रहे थे, तो उसे पकड़ा गया। तो सबसे पहला जो वायरस खोजा गया वो यही हुआ, इसी की खोज सबसे पहले हुई। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले किस प्रकार के वायरस की खोज हुई, तब तो बताओगे प्लांट वायरस की। प्लांट में सबसे पहले कौन सा खोजा गया? टोबैको मोज़ेक वायरस। किसमें लगा हुआ था? तंबाकू के पौधे में लगा हुआ था, उसे नुकसान पहुंचा रहा था, वहां से डिस्कवरी हुई। बाद में देखा गया धीरे धीरे कि ये वायरस तो एनिमल्स में बीमारियां करते हैं, तो दूसरी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एनिमल वायरस, जंतु विषाणु। वो वायरस जो एनिमल्स में बीमारियां करते हैं, वो वायरस जो एनिमल बोले तो हम लोगों में भी, एनिमल वायरस या ह्यूमन वायरस बोल दो, इसे बात एक ही है। एनिमल वायरस बोलिए या ह्यूमन वायरस बोलिए, वो वायरस जो जानवरों में और जानवरों के साथ साथ ह्यूमन बॉडी में इन्फेक्शन कर रहे थे, ह्यूमन बॉडी में भी इन्फेक्शन कर रहे थे। जैसे एग्जाम्पल बताऊं, बहुत सारे हैं, लिख लो। रेट्रो वायरस, रीनो वायरस, ये सब पढ़ाऊंगी मैं आपको। रेट्रो वायरस, रीनो वायरस, इबोला वायरस, इबोला लिख लो। इन्फ्लुएंजा वायरस, H1N1 वायरस, H1N5 वायरस, ऐसे बहुत सारे वायरस हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारे वायरस, कोरोना वायरस एक और ऐड हो गया, लिख दो, एक और ऐड हो गया आपके लिए, है ना। अर्बो वायरस लिख दीजिए, बतेरे हैं ये वायरस, है ना, लिख दो। अर्बो वायरस सब पढ़ाऊंगी अभी आपको आगे, तो लिखने की जरूरत नहीं है वैसे। तो जो हम में कर रहे थे वो एनिमल या ह्यूमन वायरस, जो प्लांट में कर रहे थे प्लांट वायरस। अब तीसरी कैटेगरी वायरस की जो आती है ना, वो थोड़ी सी स्पेसिफिक है। ये होती है बैक्टीरियोफेज वायरस, इन्हें बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियो का मतलब है बैक्टीरिया, जीवाणु। फेज का मतलब होता है बेटा किल करना, मारना। जीवाणु भक्षी वायरस कहलाते हैं ये जीवाणुओं का भक्षण कर देते हैं। एक बैक्टीरिया के अंदर जाएंगे और उसे खा जाएंगे, उसका ही भक्षण कर देंगे। तो इसे बोलते हैं बैक्टीरिया ईटिंग वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस ये वायरस है एक, इसे कहते हैं बैक्टीरिया ईटिंग वायरस। जो बैक्टीरिया को खाने वाले वायरस हैं उन्हें बोलते हैं बैक्टीरिया ईटिंग वायरस। ये बैक्टीरिया को खाते हैं, ये हम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ये सिर्फ बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कोरोना हमें नुकसान पहुंचाता है, प्लांट को नहीं पहुंचाता है। लेकिन ये जो है ना, ये बैक्टीरिया ईटिंग वायरस कहलाते हैं। इसका मैं एक एग्जाम्पल देती हूं आपको। इसका एग्जाम्पल में आते एक मैक्रोफेज T4 मैक्रोफेज वायरस। और आपने सुना है कभी कि गंगा के पानी में कुछ वायरस पाए जाते हैं? गंगा नदी है, उसके अंदर हम लोग कितना कूड़ा कचरा डालते हैं।
अस्थियां विसर्जन करते हैं, और उसके अंदर आजकल तो लोग गंगा के घाट पे जाके कपड़े धोते हैं, सारी गंदगी वहीं जाती है, कुछ भी डाल देते हैं, कचरा कूड़ा निकला शहर से गंगा नदी के अंदर डाल दिया। लेकिन फिर भी आप देखना गंगा माँ का पानी कितना पवित्र होता है, उसके अंदर बहुत ही रेयरली आपको इन्फेक्शन होता है। कभी आप गए होंगे, हरिद्वार गए होंगे या ऋषिकेश गए होंगे, जहां से भी गंगा निकलती है, आप उस शहर में गए होंगे, आप उस पानी में नहाए होंगे, तो कभी आपको बीमारी नहीं हुई होगी बेटा। क्यों नहीं होती इसमें, जबकि इतनी गंदगी डलती है उसके अंदर। देखो अस्थियां वगैरह को मैं आपके सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर रही हूँ, वो तो चलो हिंदू समाज में होता है, ये माना ही गया है कि अस्थियों का विसर्जन हम गंगा नदी में करते हैं। इसके अलावा भी बहुत गंदगी, कुछ खाया, उसका रैपर डाल दिया, कुछ भी डाल दिया गंगा माँ के अंदर, हालांकि वो बहुत गलत है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकार उसके पीछे गंगा माँ की सफाई, नदी की सफाई करने के लिए करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करती है अपने, है ना। तो क्या होता है, गंगा नदी का पानी, अगर हम गंगा जल को फिर भी कितना पवित्र मानते हैं, हम पी लेते हैं, हमारे घर में लाते हैं उसे और घर में रखे रहते हैं। फिर उस इतनी कूड़ा कचरा डालने के बाद, खाना पानी इतना घटिया डालने इसके बाद भी गंगा का पानी कभी खराब क्यों नहीं होता? क्योंकि गंगा के नदी के पानी में बैक्टीरिया पनपते हैं। जो कूड़ा कचरा आप डाल रहे हैं उन सबसे बहुत सारे बैक्टीरिया पनपते हैं, डिकम्पोज हो के चीजों को डिकम्पोज कर करके बैक्टीरिया बहुत पनपते हैं। लेकिन उन बैक्टीरिया को खाने के लिए उस पानी में मैक्रोफेज नामक बैक्टीरियोफेज प्रेजेंट होते हैं। तो जितने भी आपने गंदगी डाली है, कूड़ा कचरा डाला है, उससे जितने भी सारे बैक्टीरिया पनपे थे, उन सारे बैक्टीरिया को खा जाते हैं ये। और मैंने कहा ना, ये हमारे लिए नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ये हमारे बॉडी में ये अपने कैरेक्टर शो नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपने ये जो वायरस है ये गंगा नदी के पानी में है, फिर भी आपने पी लिया, तो हमारे लिए नुकसान नहीं पहुंचाएंगे ये, हमें कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे। जैसे कोरोना बैक्टीरिया को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, कोरोना प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, वैसे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि गंगा, पिंकी पांडे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, गंगा नदी के पानी में कौन से वायरस पाए जाते हैं? तो बताइएगा, वहां पर बैक्टीरियोफेज वायरस पाए जाते हैं, जो बैक्टीरिया ईटिंग वायरस कहलाते हैं। जो जितनी भी गंदगी होती है उससे जो बैक्टीरिया पनपते हैं डिकम्पोज होकर, उन सबको खा जाते हैं। इसलिए हमें तो मतलब हमारा तो एज ए फ्रेंड बन गए, है ना, हमें तो बीमारियों से बचाने का काम कर रहा है। तो अगर देखो सरकार पता है क्या करती है, इनको अलग अलग बहुत सारी माइक्रोबायोलॉजी की लैब है, जैसे काजरी हो गया, जैसे हैदराबाद वगैरह में, बेंगलोर वगैरह में, ये वायरस पनपाए जाते हैं जानबूझ के लैब में। कुछ जेल होती है, उन जेल के अंदर स्टरलाइजेशन करके ये वायरस पनपाए जाते हैं, एक प्रॉपर गिवन कंडीशन देके जो एक वायरस को पनपने के लिए चाहिए, और फिर उनका रिप्रोडक्शन करवाया जाता है इन वायरस का, तो बहुत सारे बनाकर, और फिर इनको गंगा के पानी में छोड़ा भी जाता है इनको, ताकि ये जो वायरस है, आपको कहोगे मैम वायरस तो इतना छोटा होता है, दिखता नहीं है। नहीं, माइक्रोस्कोपिक इमेज तो दिख सकती है ना वायरस की। तो वायरस को नहीं, जिस जेल के अंदर बनाया है उस जेल को, जिस पाउडर के अंदर बनाया है उस पाउडर को लाके गंगा माँ के अंदर डाल देते हैं सरकार। इसके लिए सरकार और पूरा इसके लिए प्रॉपर से एक अलग बजट डिसाइड करती है और उससे सारा काम चलता है ना। तो ये हमारे लिए तो ठीक है, तो हमें तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। तो बेसिकली 3 टाइप के वायरस हैं, प्लांट वायरस, एनिमल वायरस और बैक्टीरियोफेज वायरस, बैक्टीरिया ईटिंग वायरस, जो बैक्टीरिया को खा जाते हैं। अब हमें कौन से पढ़ना है? तो हमें पढ़ना है बेटा एनिमल वायरस, जो हम लोगों में, हम एनिमल्स में बोले तो ह्यूमन वायरस, जो हमें बीमारियां करे। अब हमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, तो चलो एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आप सबका फेवरेट, आप बोलोगे मैम फेवरेट तो नहीं, डेंगू। डेंगी, वैसे डेंगू नहीं होता, इसे डेंगी कहा जाता है, ठीक है। डेंगू को हिंदी में कहा जाता है हड्डी तोड़ बुखार। हिंदी को अवॉइड मत करना, क्योंकि एक बार ना कोई एग्जाम हुआ था, मुझे एग्जाम का नाम तो याद नहीं है, वहां ना हिंदी में हड्डी तोड़ बुखार का वायरस कौन सा है ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो हिंदी भी आपको याद करनी है। हाँ, जो बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं ना, बिल्कुल सही कहा आपने, उनका कुछ देर के बाद नेचर जो है वो बैक्टीरिया जैसा हो जाता है। ये किसने बताया? अश्विनी ने बताया, बिल्कुल सही बताया आपने, कि कुछ देर के बाद उसका जो नेचर है ना वो एक बैक्टीरिया की तरह हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, बैक्टीरिया को खा खा के बैक्टीरिया जैसा नेचर ले आता है वो अपने अंदर। चलो मैम हेल्प मी फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट जीडी हाइट एससी कैंडिडेट्स के लिए प्लीज। बेटा मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है राम, लेकिन आप अगर बोलेंगे तो मैं इस चीज पर शायद
जहां तक जीडी वगैरह में होते तो वो शायद सेंटीमीटर में 171 या 168 के लमसम होती है, सेंटीमीटर में हाइट इतनी होती होगी, मतलब 170 या 170 तो नॉर्मल है, उतनी तो होनी चाहिए आपकी, है ना। चलो देखो, डेंगू हड्डी तोड़ बुखार, सबसे पहला हड्डी तोड़ बुखार जो है, डेंगू तो बहुत नॉर्मल है, आजकल कितना चल रहा है आप देख रहे होंगे। तो डेंगू की जब बात करते हैं तो इसका पैथोजन कौन है? पैथोजन का मतलब है रोग जनक, जो रोग को जन्म देगा, जिसकी वजह से आपको बीमारी होगी, वो है एक वायरस। और कौन सा वायरस? अर्बो वायरस। अर्बो वायरस। अब ये किसके अंदर रहते हैं अर्बो वायरस? तो इसका वेक्टर कौन है, इसका वाहक कौन है? तो इसका वाहक होता है बच्चा एक मच्छर। और कौन सा मच्छर? तो फीमेल एडीज इजेप्टी। फीमेल एडीज इजेप्टी इस नाम का एक मच्छर है, और इस मच्छर मादा एडीज इजेप्टी। अब आप कहोगे मैम मेल क्यों नहीं है? बेटा मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, मेल मच्छर हमारा खून पीते ही नहीं है, हमें काटते ही नहीं है। मेल मच्छर जो होते हैं ना, वो बेचारे बहुत सीधे साधे होते हैं। वो क्या करते हैं, डस्टबिन पड़ा है, डस्टबिन के अंदर कचरा डला है, वो उस कचरे के ऊपर बैठ के अपना खाना ले लेते हैं। या फ्लावर से सैप निकलता है, फ्लावर सैप, फूलों से जो रस निकलता है ना, उस रस के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, वो उस रस को पीकर जिंदा रह लेता है। लेकिन जो फीमेल मॉस्किटो होती है जनरली, वही हमें काटती है, क्योंकि जब कोई एक फीमेल मॉस्किटो प्रेग्नेंट होती है और उसका जो वो लार्वा और उसके बाद अंडे बनते हैं और अंडों से उनका बच्चा निकलता है, तो वो अपने बच्चे के लालन पोषण के लिए वो हमें काटती है और काटकर हमारा खून पीती है। अब मैम खून क्यों पीती है? हमारे खून में किसी चीज की कमी थोड़ी है, सब कुछ है हमारे खून में। हमारे खून में ग्लूकोज मिल जाएगा उसे, हमारे खून में विटामिन मिल जाएगा उसे, हमारे खून में उसे मिनरल्स मिल जाएंगे, हमारे खून में उसे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, सब तो मिल रहा है, तो क्या जरूरत है उसे? तो उसी खून से सब कुछ वो ले लेता है। एक कह रहे मैम एनाफ्लीज, एनाफ्लीज बेटा मलेरिया करता है, और मलेरिया इज ए प्रोटोजोनल डिजीज। तो हमेशा याद रखिएगा, मेल मच्छर हमें नहीं काटते हैं, क्योंकि वो बेचारे डस्टबिन से अपना खाना ले लेंगे, डस्टबिन के ऊपर बैठ जाएंगे, कोई सड़ा कड़ा अपने रात को निकला हुआ किचन से जो वेस्ट निकाला है उससे अपना भोजन ले लेंगे, या फूलों के रस से, फ्लावर सेप, फूलों का जो रस होता है ना, फूलों से रस टपकता रहता है, उस रस में सारे न्यूट्रिशन होते हैं, उससे वो अपना ग्लूकोज वगैरह ले लेते हैं। लेकिन फीमेल मॉस्किटो ज्यादातर कब काटती हैं? अभी देखो ये वाला सीजन चल रहा है, इसमें आपको बहुत डेंगू वाली मच्छर मिलेंगी। क्यों मिलेंगे? क्योंकि इस सीजन में उनका लार्वा बहुत ज्यादा जल्दी विकसित हो जाता है। ये उनके लिए अंडे से पूरा बच्चा मच्छर बनने के लिए बहुत सही समय माना जाता है ये वाला। तो इस समय डेंगू होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो इसी समय बहुत ज्यादा ये काटती हैं। तो याद रखिएगा, फीमेल मच्छर हमेशा हमें काटते हैं और वो हमारा खून पीती हैं और वही हमें इन्फेक्शन करती हैं। इसलिए डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, क्यूलेक्स मॉस्किटो हो गया, ये सब फीमेल मॉस्किटो होती हैं। तो ये हो गया मादा एडीज इजेप्टी। इस मच्छर ने काटा, कैसा दिखता है ये मच्छर? दिखाऊं आपको इसकी फोटो? चलो अभी आपको इसकी फोटो दिखाते हैं। ये देखो ऐसा दिखता है। जैसे ही काटा, खून पिया इसने, खून पीने के बाद काट रहे। अब एक दो काटा है तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बुखार सा आता है, लेकिन मान लो एक दिन आपके घर में बहुत सारे डेंगू के मच्छर आ गए, झुंड में आती है ये सारी, और आके आपको बहुत सारी काट गई, रात को आपको सोने ही नहीं दिया। अगले दिन क्या होगा? अगले दिन बेटा ये देखो आपको क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। एक तो बेटा आपको सडनली आपको बुखार आ जाएगा। हाँ सडनली, अभी ठीक हो, कल सुबह क्या पता आपको डेंगू निकल गया हो। आपको बहुत अचानक से बुखार आएगा, सिर में दर्द होगा, और अगर ज्यादा हो गया, डेंगू बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो नाक और मुंह से खून आने लग जाता है। मसल्स एंड जॉइंट्स में दर्द होता है, मांसपेशियों में अकड़न होती है, ये जॉइंट्स वगैरह, हड्डियां वगैरह, हड्डी तोड़ बुखार है, नाम ही देखो इसका, हड्डियों में इन्फेक्शन कर देगा। हड्डियों में इतना दर्द होगा, उठने में, बैठने में, सोने में, पोस्चर बनाने में आपको बहुत दर्द फील होगा। वॉमिटिंग होगी, बॉडी पे रैशेस हो जाएंगे, रैशेस का मतलब है दाने से बन जाएंगे, डायरिया, उल्टी दस्त होने लग जाएगा आपको। और अब ये तो था बेटा फेब्राइल फेज। फेब्राइल का फेज का मतलब है स्टार्टिंग के कुछ दिनों में डेंगू हुआ, अब फिर भी आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, आप ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे हैं प्रॉपर, तो इसकी आएगी क्रिटिकल फेज, मतलब अब बहुत खतरनाक हो गया, डेंगू बिगड़ गया। तब क्या होगा? हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन का मतलब क्या बताया था मैंने? बीपी
लो, आपका बीपी लो हो जाएगा, आपके फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा, और उसके बाद आपको गैस वगैरह हो जाएगी, और इंटरनली आपके कोई ऑर्गन डैमेज होकर अंदर ही अंदर खून निकल सकता है, पेट की लाइनिंग डैमेज हो जाएगी, छोटी आंत की लाइनिंग डैमेज हो जाएगी, और आपको कुछ भी इससे हो सकता है। ठीक है, तो ये है आपका डेंगू। डेंगू में बहुत तेज बुखार होगा, सिर में दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा, मांसपेशियों में ऐठन सी बनी रहेगी। उसके अलावा आप बताओगे मुंह और नाक से उल्टी भी आ सकती है, और ज्यादा क्रोनिक हो गया तो हमारे इंटरनली किसी बॉडी पार्ट से हमें खून इंटरनली ब्लीडिंग भी हो सकती है, या तो वो पेट की किसी लाइनिंग से हो जाएगी, या छोटी आंत बड़ी आंत में कहीं इंटरनली ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये डेंगू के बहुत खतरनाक से लक्षण हैं, आप खुद देख लीजिएगा। और सबसे मेन लक्षण क्या होगा, तो डेंगू के अंदर आपकी प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं, क्योंकि ये कहाँ आए, खून में आए, ब्लड में आए मच्छर, और मच्छर ब्लड में आकर क्या छोड़ गए, अरबों वायरस छोड़ गए। ये वायरस आएगा और ये वायरस जाके खराब कर देता है प्लेटलेट्स को, प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आ जाती है, और फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपके ब्लड का सैंपल लेगा और उसके ऊपर टेस्टिंग कराएगा, तो टेस्टिंग कराने से निकलेगा डेंगू, तो डॉक्टर बोलेगा देखिए आपको डेंगू है, तो फिर वो कुछ आपको एंटीवायरल मेडिसिन देगा, या फिर ज्यादा ही है तो प्लेटलेट्स वगैरह चढ़ाने के लिए बोलेगा, खून चढ़ाने के लिए बोलेगा। ऐसे कुछ आपके सिम्टम्स आपके डेंगू में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो फीमेल एडिस इजिप्टी इसका वेक्टर है, पैथोजन एर्बोवायरस है। तो ये जो मच्छर है ये तो इसका वेक्टर है, इसके अंदर रहता है ये वायरस। तो मच्छर ने काटा, खून में वायरस छोड़ गया, खून में वायरस है, जाकर प्लेटलेट्स को डैमेज करेगा, और साथ में फिर क्या करेगा, धीरे धीरे आपके खून में इन्फेक्शन करेगा, बुखार, सर्दी, जोड़ों में दर्द, हड्डी तोड़ बुखार, हड्डियों में बहुत ऐंठन होती है, ना प्रॉपर उठ पाओगे, ना आप बैठ पाओगे ढंग से, और आपकी प्लेटलेट्स की काउंट बहुत कम हो जाती है, प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाती है। तो प्लेटलेट्स का कम होना भी एक सिम्टम माना जाता है डेंगू का। अगर किसी इंसान की प्लेटलेट्स, अभी देखो लोगों की बहुत प्लेटलेट्स कम चल रही हैं, क्योंकि इस समय बहुत मच्छर आते हैं, आप देख रहे होंगे, जो जाने वाली गर्मी और आने वाली सर्दी होती है ना, उस समय बहुत मच्छर आते हैं, उस समय बहुत मच्छर आते हैं। ठीक है, चलो, तो अब डेंगू हमने पढ़ लिया। अब बाकी की डिजीज जो हैं वो हम कल पढ़ेंगे, बाकी की जितने भी आपकी वायरस वाले डिजीज हैं वो कल पढ़ लेंगे, और कल मुझे लगता है सारी कंप्लीट हो जानी चाहिए, नहीं होंगी कुछ रह जाएंगी वो बाद में देखेंगे। चलिए फिर आज की क्लास यहीं तक है, अब हम आपसे कल मिलेंगे। आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और मंगलवार से आपका पूरा वीक ऑफ रहेगा, दिवाली की छुट्टियां रहेंगी, सीधा मंडे को क्लास होगी। तो कोशिश कीजिए जितना आपका प्रीवियस क्लासेस का बचा हुआ है सारा इन 5-6 दिन की छुट्टियों में खत्म कर लो। दिवाली भी मनाना अच्छे से, लेकिन उसके साथ आप जितना भी आपने पढ़ाया है वो सारा किसी का छूट गया है। और दिवाली के बाद में आपके क्या कहते हैं केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट कर दूंगी। देखो बायोलॉजी स्पेशल बैच में तो नहीं करूंगी क्योंकि उसमें तो बायो है, और बाकी जो सारे बैचेस हैं उन सब में अब मैं केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगी। जिस इसमें केमिस्ट्री नहीं हुआ है आपका केमिस्ट्री भी मैं दिवाली के बाद स्टार्ट कर दूंगी 1 घंटे का। ठीक है, चलिए बेटा, तो आज के लिए इतना बहुत है, और कोशिश कीजिएगा कि जितना भी आपको पढ़ाया उसकी प्रैक्टिस लगाओ, या कोई मॉक टेस्ट लगा लो पिछले कुछ क्लासेस के। अगर किसी का रहा हुआ है तो रिवीजन कर लीजिएगा, और बस 2 या 3 दिन के अंदर आपका वायरस प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। अश्विनी बेटा मैंने कहा है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या होती है, टाइप्स ऑफ सेल्स, सेल के टाइप होते हैं, और जब वायरस में सेल ही नहीं है तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों ही नहीं हो सकता। आपका क्वेश्चन गलत है बेटा, वायरस के बारे में गलत है आपका आंसर। ठीक है, डीके पटेल का कहना है बहुत अच्छी है। अच्छा मैं अच्छी हूँ बहुत? नहीं, ऐसा तो नहीं है। चलो आपको अच्छी लगती है तो बहुत बढ़िया बात है। चलिए फिर आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। कल मैं क्लास लूंगी, ठीक है, कल मैं लूंगी।